साथियों नमस्कार, द कार्ड पर आपका स्वागत है। साथियों आज चर्चा करेंगे हम लोग बाबा रामदेव पर। बाबा रामदेव कोर्ट में पेश हुए और जिस तरह से उन्होंने कोर्ट की अब तक कोर्ट के आदेशों की जितनी उन्होंने अवमानना की, उसके संदर्भ में कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया था कि वो स्वयं पेश हों। अब आपको इसी बात से लग गया होगा कि बाबा रामदेव की नज़र में कोर्ट कचहरी अदालत का क्या हैसियत है। हम उस नक्सस को जानते हैं जो उनकी राजनीतिक पकड़ है, पहुंच है, और पिछले एक दशक से लगातार जिस तरह से उन्होंने उन घटनाओं से परिचित हैं कि किन लोगों से उनका संश्रय रहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति कोर्ट से ऊपर नहीं है। अदालत और संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता इस देश में, जबकि इस दौर में लगातार ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं जो लगातार संविधान और अदालतों को ही चुनौती दे रही हैं। बाबा रामदेव भी उसके अपवाद नहीं हैं। और आपको जानना चाहिए, हमको जानना चाहिए कि कोर्ट के भीतर आज जब वो पेश हुए तो कोर्ट ने कितनी लताड़ लगाई। उनको पाखंडी कहा गया, झूठी बयानबाजी करने वाला कहा गया, बावजूद इसके कि उनके वकील ने माफ़ी मांगी और वो स्वयं खड़े होकर के कोर्ट के सामने उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन बावजूद इसके कि कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया कि नहीं, ये इससे कोर्ट को कोई संतुष्टि नहीं हो सकती। और जिस तरह से आपने अवमानना की है और जिस तरह से आपने देशभक्ति बेचने का प्रयास किया है, यह ऐसी स्थिति नहीं है कि हम इसको कोर्ट में आपके माफ़ीनामे को स्वीकार कर सकें। आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा और कोर्ट ने उनको अगली तारीख देकर 1 हफ्ते बाद उन्होंने सारे साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन इस पर विचारणीय बिंदु ये है और ये भी कि उन्होंने कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से भी पूछा कि बार बार केंद्र सरकार को और सरकारों को लिख करके हमने कार्रवाई करने के लिए कहा और आपने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आयुष मंत्रालय ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और उनको भी यह निर्देशित की गई कार्रवाइयों के ब्यौरे के साथ आप अगली तारीख पर उपस्थित होंगे और बताएंगे कि इस बीच क्या कार्रवाई की गई। साथियों, ये घटना है बाबा रामदेव और उनकी जो दवा, महामारी के दौर में जब कोरोना का प्रकोप सबसे ज़्यादा था तो 2 दवाइयाँ कोरोनिल और स्वासारवटी नाम से इन्होंने लॉन्च की थी और उसका एक भ्रामक विज्ञापन इन्होंने प्रस्तुत किया था कि इससे यह कोरोनिल की दवा है और ये इससे कोरोना ठीक होगा। और बाकी एलोपैथिक पर के बारे में इन्होंने तरह तरह के झूठे दुष्प्रचार किए थे और दुष्प्रचार ही नहीं बल्कि अनर्गल आरोप भी लगाए थे कि कैसे कोरोना का इलाज, कोरोना के बीमारी से लोग स्वयं जितना नहीं मरे उससे कई गुना ज़्यादा इस एलोपैथिक दवाइयों ने उनको मारा है। ये एक बहुत ही भ्रामक स्थिति थी। लेकिन आपको याद होगा कि जब दवा लॉन्च हो रही थी तो उस दवा लॉन्चिंग में डॉक्टर हर्षवर्धन, जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री भी थे केंद्र के, और गडकरी साहब, दोनों लोग उपस्थित थे। यह एक जो नक्सस है, एक राजनीति का और बाबा का एक जो नक्सस रहा, बाबा आज अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हों। व्यक्तिगत हम लोगों का हमारे कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति हो, कानून और संविधान सबके लिए है। सबको उन नियमों के दायरे में रख करके ही अपना काम करना होता है। अपने बिजनेस, व्यापार, समाज सेवा, सब कुछ उसके दायरे में होता है। लेकिन यहाँ पर हम साफ साफ देखते हैं कि एक राजनीतिक नक्सस होने से व्यक्ति जो है इतना निर्द्वंद हो जाता है और वो सत्ता के मदद से वो ऐसे कार्य करता है जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। बाबा रामदेव इसके अपवाद नहीं है। किस आधारों पर, किस टेस्ट के आधार पर, जब दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए थे, इस दवा को लॉन्च किया गया। न इसकी टेस्टिंग थी, न इसका कोई प्रमाण था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं इस दवा के बारे में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उठाए हुए हैं और जिस तरह से ये बहसें हुई थी।
एक पूरी पैथी के प्रश्न को इन्होंने रंग दे दिया और अपना व्यापार इससे कितना, ये एक जांच का विषय है कि इस दवा से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ और कितने लोग मर गए। क्योंकि इस दौर में हम देखते हैं कि न तो स्टैटिक्स निकाली जाती है, न आंकड़े लिए जाते हैं, चीज़ों को दबाना, दाएं बाएं कर देना, सूचनाओं से दूर रखना एक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है विगत दशक से। ऐसी स्थिति में हम देखें, यह एक जांच का विषय है और क्या वो अपना पक्ष रखते हैं। ऐसे विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापनों के जरिए न जाने कितनी जिंदगियों को उस समय तबाह किया गया। इसकी न तो कोई टेस्टिंग है, न ही कोई प्रमाण है, न कुछ है, लेकिन ये दवा लॉन्च की गई और इसको बार बार एलोपैथिक के ऊपर रख करके इसको प्रसारित और अपना बिजनेस अंपायर खड़ा किया। ये बताता है कि सत्ता की ताकत कितनी सर चढ़ के बोलती है। यह आप देख सकते हैं कि वह उसके लिए अदालत भी कोई मायने नहीं रखती है अगर सत्ता की ताकत साथ है तो। यहाँ पर दो प्रश्न हैं कि सत्ता की ताकत हो तो क्या कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसा हुआ है तो कानून अपने ढंग से उससे निपटेगा, जरूर ही निपटेगा। कुछ बातें और हम और आप अपने लिए भी, हमें भी के लिए भी हम कहना चाहेंगे, वह यह कि कभी कभी ये जो प्रोपेगेंडा होते हैं, तरह तरह के प्रोपेगेंडा, तो कम से कम हमारी नागरिकता बोध में इतनी चेतना तो अब हमें पैदा करनी पड़ेगी कि प्रोपेगेंडा और असलियत के बीच में हम फर्क कर सकें, हम समझ सकें कि क्या प्रोपेगेंडा है और क्या असलियत है। उसके एक सुनिश्चित एक नागरिकता बोध के लिए एक सुनिश्चित चेतना की भी जरूरत पड़ती है और यह हमें जानना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम सचेत हों। यह बात हम इस संदर्भ में भी कह रहे हैं कि अक्सर होता यह है कि आयुर्वेद का नाम सुनते ही हम अजीब भावुकता के शिकार हो जाते हैं कि हजारों साल से हमारी एक प्रमाणित पद्धत रही है, इलाज होता रहा है, आदि आदि। हम समझते हैं कि इसकी जगह पर हमें एक तार्किक ढंग से सोचना चाहिए, भले ये हमारी है। और दुनिया के कई देशों ने उनके यहाँ की ऐसी परंपरागत पद्धतियों को विज्ञान की कसौटी पर कस के उसका सिद्धांत दिया। उन सिद्धांतों को वैज्ञानिकों ने शोध करके 20 साल में उसको एक पूरी साइंटिफिक रूप दे करके उन देशों को और उन समाजों को और दुनिया भर में उसका लाभ सारे इंसानों को मिल रहा है। उसको किया जा सकता है, लेकिन हमारी एक अंध आस्था अपने प्रति रही और ये कभी भी सरकारों ने आयुर्वेद को या होम्योपैथ को एक साइंस के रूप में, मेडिकल साइंस के रूप में स्थापित करने और उसके सिद्धांतों को स्थापित करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। हम जानते हैं कि न्यूरोपैथी जो है चीन की एक पुरानी पद्धति थी, उसी तरह की पद्धति जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद है। उन लोगों ने अपने देश में वैज्ञानिकों को लगा करके उसके पूरे प्रिंसिपल को डेवलप किया, मशीनें डेवलप की और उसको एक साइंटिफिक रूप दिया। और ये ठीक बात है, हमारे भी इस आयुर्वेद में वो क्षमता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि इस पर चर्चा नहीं है। हम भावुक हो जाएंगे, नहीं फ़ायदा करता है, नहीं ठीक है, फ़ायदा करता है तो ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण दूँ। एक ऑस्ट्रेलियन परिवार यहाँ पर से मेरी मुलाकात हुई, तो संयोग से थोड़ी बहुत रुचि होम्योपैथिक में होने से उनके पास एक ऑइंटमेंट था जो हमने देखा। उस ऑइंटमेंट पर एक चौंकाने वाली बात लिखी थी, नोट। वो ये लिखा था कि यह ऑइंटमेंट इस बीमारी का इलाज नहीं करता, बल्कि इसको लगाने से इस बीमारी में थोड़ी राहत मिलती है। यह एक नोटिस थी उस पर। ऐसा क्या वहाँ पर ये बंद हो गया? लेकिन नहीं, यह एक लीगल नोटिस थी। यानी अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको ये जानना चाहिए कि यह दवा सिर्फ आपको तात्कालिक रिलीफ देगी, यह इस बीमारी का इलाज करने की क्षमता इस दवा में नहीं है। ये कानून होता है, यही तरीका होता है प्रैक्टिस करने का। ऐसी मेडिकल की जो पद्धतियां हैं, जब इन्हें अलाउ किया जाता है तो उसके साथ कानून के ये नोटिस लिखे जाते हैं और ये ज़रूरी कार्य होता है, एक वैधानिक कार्य यही होता है। लेकिन हम भावुक हो जाएंगे कि नहीं फ़ायदा है, हम कभी सवाल भी नहीं करते हैं। आज ज़रूरत है इन चीज़ों को समझने का, विशेषकर उस पूरी यात्रा को आप देखें जिस तरीके से बाबा रामदेव का पूरा दौर जैसे उभरे और जैसे उनका उत्थान हुआ और आज जो बिजनेस के एक शीर्ष पर हैं, वो सब कुछ देखा जाना चाहिए कि इसके पीछे वास्तव में क्या क्या चीज़ें हैं और ये उनके सामने है।
हमारे सामने है कि वो कल तक जो विज्ञापनों में बात कहते थे, मीडिया में आकर के जो बातें कहते थे, कोर्ट में इसके ठीक उलट वो माफ़ी मांगते फिर रहे हैं। तो क्या है, पूरे समाज को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, पूरे समाज को आप गुमराह करके अपना बिजनेस अंपायर खड़ा कर रहे हैं। तो यह कहीं से भी ये क्षम्य चीज़ तो नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, और ज़रूर इसकी विधिक कार्रवाइयाँ होंगी और आगे इसके फैसले आएंगे। साथियों, यह वीडियो बनाने का मकसद हमारा आपको सचेत करना है, इन घटनाओं को देखने, गुनने, धुनने और इसके महत्वपूर्ण बातों को लेने के साथ अपनी नागरिकता बोध को बढ़ाने की भी ज़रूरत है, ताकि इन खबरों और चीज़ों के बारे में हम फैसले कर सकें, हम अपनी मांगें उठा सकें और हम जानेंगे तभी कोई बात तार्किक ढंग से हम कह सकते हैं। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। नमस्कार।